नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जिस तरह से आज मार्केट एक बड़ा गैप डाउन लिया और उसके बाद रिकवर हुआ। अब निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। जो वॉर चल रही है, चूंकि उसमें कई सारे पहलू बदलते दिख रहे हैं। अभी शाम को अमेरिका ने उसमें एक इन्वॉल्वमेंट दिखाई है, तो क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता है, कितना ज़्यादा ये वॉर खिंच सकती है जो इजराइल और ईरान के बीच में हो रही है, और क्या इनके और चीज़ें आपको इंडियन मार्केट से रिलेट करती हुई दिखती है। कुछ एक खबरें हैं भारतीय बाजारों के लेकर के, स्टॉक्स को लेकर के, उन सब की डिटेल में मैं चर्चा करूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर हम बात करें तो मार्केट में मैंने एक सुबह आज वीडियो भी किया था। अल्टीमेटली मार्केट जो उम्मीद हमें ये थी कि चूंकि जब जिस टाइम मैंने वीडियो किया था करीब 250 पॉइंट डाउन आप दिखा रहे थे, करीब 700 तक के आपकी ओपनिंग आनी चाहिए थी। और उसके बाद हमें एक उम्मीद थी कि थोड़ा डिप मिलेगा, इंट्राडे प्लेयर को थोड़ा और मौका मिलेगा। लेकिन एक्चुअली प्री ओपनिंग में ही वो डिप सारी खत्म हो गई और मार्केट जो खुली वो 24,500 के आसपास खुली। चूंकि 24,500 के आसपास खुली, डिटेल आपको मैंने दिया था सुबह भी कि 24,500 24,450 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। रेगुलर अगर आप व्यूअर रहे हैं इस चैनल के तो आपको ये पता होगा कि इस पूरे साल का एक मिडन वैल्यू जो है वो भी 24,500 ही है। और 24,500 अल्टीमेटली 24,500 24,450 काफी बड़ा सपोर्ट है, जो कि भारत पाकिस्तान के वॉर के दौरान भी नहीं ब्रेक हो रहा था। तो अल्टीमेटली उस दौर यानी उस एवरेज पॉइंट से जैसे ही आप उस पॉइंट पर पहुंचे हैं, वहां से आपने एक रिकवरी दिखाई है। चूंकि इंट्राडे प्लेयर को मौका मिला ही नहीं, वो जाहिर सी बात है कि वो सारा का सारा मौका प्री ओपनिंग में ही समाप्त हो गया। तो अल्टीमेटली जो थोड़ा बहुत मौका मिल सकता था गिरावट का, अगर हम 600 पे खुलते या 700 पे खुलते, वो मौका नहीं मिला करने का। मार्केट खुली करीब करीब 500 पर, 473 का लो है, 24,473 का। लेकिन 500 के आसपास से जो रिकवरी होनी चाहिए थी वो दिखाई पड़ी है। इंडेक्स के सभी जगहों पर आपने देखा है, चाहे मिड कैप हो, चाहे आपका स्मॉल कैप हो, चाहे आपका निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, हर एक जगह पर आपने डिप पहले 5 मिनट में देख ली है और उसके बाद धीरे धीरे करके बाजार रिकवर किया है। यही सेम कमेंट्री में सुबह दिया था कि अगर मार्केट 600-700 पे खुलेगा तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए थोड़ा मौका होगा सेल ऑन राइज का। बट अगर मार्केट नीचे खुल रहा है और 500 के आसपास है तो बाई ऑन डिप की मार्केट हो जाएगी और वहां से पूरी रिकवरी हुई है। और वो जो बैंड है नीचे की साइड में 24,500 का, अब ऊपर की साइड में 24,800 का, वो बैंड में मार्केट वापस से पहुंच चुकी है। और हो सकता है इसमें 1 से 2 दिन अब ये इसमें गुजारे भी। 24,800 की अगर आप बात करिए तो आज का जो हाई है वो 24,754 है। तकरीबन 24,800 की तरफ आप बढ़े हैं, नीचे से अच्छी रिकवरी हुई है। क्रूड के प्राइसेज में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। यद्यपि सुबह एक समय 11% तक क्रूड बढ़ गया था, बट उसके बाद थोड़ा टूटा जरूर है, 3-4% डाउन हुआ। बट अल्टीमेटली दिन जो है अभी भी क्रूड का हरा है, 8% के ऊपर क्रूड जो है बढ़ के ट्रेड कर रहा है। तो वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन जिस तरह से दिन के दौरान बहुत सारी मीटिंग्स और बहुत सारी बातें सामने आई हैं, उसके नाते लगता ये है कि ये वॉर बहुत लंबा खिंचता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। और एज ए इन्वेस्टर आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। इस टाइप की चीजें जनरली 2 से 3 दिन में मार्केट कंप्लीटली फैक्टर इन कर लेता है। अगर इसमें जो सबसे बड़ा पहलू होता है, जो जब ये खबर आती है उस दिन का जो लो होता है, जनरली वो फिर वायलेट नहीं होता। चाहे यही सेम चीज आपने भारत पाकिस्तान में देखा था अल्टीमेटली। और बहुत सारे युद्ध का जब आप अध्ययन करते हैं स्टॉक मार्केट के साथ जोड़ के, तो पहले 2 दिन में जो लो बन जाते हैं, और मोस्ट लाइकली 80% तो यही होता है कि जो पहले दिन लो बन जाता है खबर आने के बाद, वो जनरली वायलेट नहीं होता है। तो अब वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 24,450 संभवतः अब आप वापस से ब्रेक ना करें और वहां से अब जहां से आप रिकवर कर रहे हैं, भले ही इसमें वोलेटिलिटी हो बट आप इसको रिकवर करें। मैं बार बार कह रहा हूं, जून का महीना हाइपर वोलेटिलिटी का होता है, वो दिखाई पड़ रहा है। मार्केट गैप डाउन गैप अप कर रही है। तो अगर आप पोजिशनल ऑप्शन सेलर हैं, याद कीजिए मैंने एक वीडियो किया है जिसमें मैंने डिटेल में बताया था कि जून के महीने में किस तरह से काम करेंगे। तो अगर आपने ऑप्शन सेल किए हैं कल रात में तो आज आपको नुकसान हुआ है, लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हैं ओवरनाइट के तो आपने पैसे कमाए। तो ये चूंकि इसका नेचर इस तरह का होता है इस महीने का, तो वो आपके सामने मैं उस पहलू वहां पर रखा हुआ था, आपने उम्मीद कर रहा हूं देखा ही होगा। तो अल्टीमेटली यही चीज आगे भी जारी रहेगी, गैप अप गैप डाउन रहेंगे दोनों साइड के। अब अगर हम लोग बैंक निफ्टी की चर्चा करें तो सुबह के वीडियो में भी बोला था 55,500 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 55,500 के ही आसपास पूरा दिन आपने गुजार दिया। बैंक निफ्टी में कमोबेश फ्लैटर जो है ट्रेजेक्टरी में बैंक निफ्टी क्लोज होता नजर आया। 55,500 अगर नीचे ब्रेक होता है तो नीचे आप जा सकते हैं, बट अल्टीमेटली वो सपोर्ट बना रहा। 55,500 के नीचे अब देखेंगे मंडे को क्या होगा। क्या मंडे को इतना बुरा दौर आएगा कि हम 55,000 के नीचे खुलेंगे? अगर वो होगा तो फिर बात करेंगे, बट अभी तक नहीं हुआ आज।
और जो खबरें आई हैं वहाँ पर मैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा जो कि इंडिया से रिलेटेड हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा हम अमेरिका की तरफ देखें इस वॉर के कंडीशन में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारी बातें कही हैं। वो बातें ये हैं कि पहला तो उन्होंने ये कहा है कि ईरान जो है यूएस के साथ डील कर ले, लड़ाई वो कर रहा है इजराइल के साथ, डील करे वो यूएस के साथ। ये अजीब बात है कि वो उन्होंने कहा है कि वो यूएस के साथ डील कर ले, न्यूक्लियर नहीं, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के और बाकी चीज़ों को लेकर के, नहीं तो जो हो रहा है ये होता रहेगा। मतलब अब इसका क्या मतलब निकाला जाए, और एक इतने बड़े प्रेसिडेंट इस टाइप की बात कर रहे हैं, उसका क्या पहलू है मालूम नहीं है। क्यों ऐसी बातें की जा रही हैं, जबकि लड़ाई तो इजराइल के साथ हो रही है। क्या इजराइल डमी है, मालूम नहीं है, बट अल्टीमेटली कुछ इस तरह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। अब यहाँ पे जो डील की बात है, क्या डील हो पाएगी वो मालूम अभी आप देख सकते हैं 2 दिनों के अंदर कि डील किस प्रकार से पैन आउट होगी। लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही है कि जो है वो डील कर लें, अदरवाइज जो हो रहा है ये होता रहेगा। तो ये वॉर एक दिन के अंदर खत्म होता तो नहीं लग रहा है। इस वॉर में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इस वॉर में जो मेजर प्रॉब्लम आ सकती है, चूंकि जो लड़ाई हो रही है वहां पर न्यूक्लियर वर्ल्ड है, याद रखिएगा न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर प्रतिष्ठानों पर आर्मी के बड़े ऑफिसर्स के ऊपर अटैक हो रहा है। तो न्यूक्लियर प्रतिष्ठानों पर जब अटैक होता है तो वहां पर कुछ घटनाएं भी हो सकती हैं। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर वेपन के ऊपर हमला होता है और उस केस में कोई भी चीज़ थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है, वहाँ पर रेडिएशंस फैलते हैं या कुछ और घटनाएं होती हैं, तो न सिर्फ ईरान बल्कि अन्य देश भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा इशू है। अगर वो इशू नहीं आता है तो शायद ये बाजारों के लिए या इंडियन मार्केट के लिए ये वॉर का लो लग गया। लेकिन अगर समझिए कि किसी परमाणु संयंत्र पे हमला किया गया, जैसे भारत ने पाकिस्तान पे किया था, वहां पे रेडिएशन फैला, अल्टीमेटली वो रेडिएशन बाद में समझ में आया, तो क्या इस तरह का कुछ हुआ अगर, और रेडिएशन हुआ, चूंकि यहाँ पर जो देश हैं वो छोटे छोटे हैं, उनकी भौगोलिक सीमाएं छोटी हैं, तो दूसरे देश के पास रेडिएशन जा सकता है, क्या इम्पैक्ट होगा उसका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर इस तरह की कुछ घटना हुई तो उसका जो दुनिया का बाजार जिस तरह से उसको जिस परिप्रेक्ष्य में लेगा वो थोड़ा ज्यादा नकारात्मक होगा। लेकिन अगर ऐसी कुछ घटना नहीं हुई तो संभवतः अगले 2 दिन के अंदर कुछ बातें निकल के आने लग जाएंगी डील को लेकर के। लड़ाई फिलहाल तो दोनों ही देशों की तरफ से जारी है, दोनों ही देशों की तरफ से ड्रोन और मिसाइल्स छोड़े जा रहे हैं, दोनों ही देशों की तरफ से थोड़ी कैजुअलिटीज हो रही हैं, क्योंकि लड़ाई आर्मी की लड़ाई है, लेकिन ये शहर टू शहर या राजधानी टू राजधानी हो रहा है, तो वो एक इशू रहेगा यहाँ पर। अब अगर तो ये वॉर में ये प्रॉब्लम रहेगी। अब अगर ये वॉर में ये प्रॉब्लम नहीं आई कि न्यूक्लियर वेपन के ऊपर कुछ हुआ मामला, तो शायद दुनिया इसके लिए उतना ज़्यादा फिर प्रॉब्लम नहीं उठाएगी। यहाँ पर जिस तरह से तेल के प्राइसेज बढ़े हैं, तो उसको लेकर के जो बात चल रही है, ओपेक कंट्रीज अब बैठक करने जा रहे हैं, और उस बैठक में क्या निकल के आएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि ओपेक कंट्रीज क्या देख रहे हैं, क्या वो तेल के प्रोडक्शन को वापस से बढ़ाएंगे। अगर तेल के प्रोडक्शन को ओपेक कंट्रीज बढ़ाएंगे तो उस केस में फिर आप ये जरूर देखने को पाएंगे कि कहीं ना कहीं जो ऑयल की प्राइस में एक सर्ज हुआ है ये थोड़ा सा डाउन होगा। लेकिन अगर ओपेक कंट्रीज बोलेंगे कि नहीं, हमें तो कभी इस पर ध्यान नहीं देना है या हम वेट करेंगे जो है स्थिति का, तो उस केस में जो ऑयल प्राइसेस हैं वो थोड़ा सा जितना बढ़े हैं वापस से थोड़ा और उनमें वृद्धि हो सकती है। तो वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है। आज गोल्ड प्राइस इंडिया में पहले लाख के ऊपर ट्रेड हुआ है, तो अब गोल्ड जो है लाख रुपए में बिकने लगा है। 10 ग्राम गोल्ड जो है लगातार बढ़ता गया है। गोल्ड के ऊपर हम एक स्पेशल वीडियो आपके सामने जरूर लेके आएंगे कि यहाँ से भी क्या गोल्ड में बहुत बड़ी तेजी अभी भी बाकी है, देखेंगे। आज 52 वीक के हाई स्टॉक में अगर आप देखें तो मैंने सुबह भी कहा था कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स जो अच्छे हैं चार्टिकली और उनमें आपको मौके नहीं मिल रहे थे, तो वो शायद सुबह आपको मौके मिलेंगे, जैसे MCX हो गया, फोर्स मोटर हो गया, इस टाइप की कंपनियां जो नए लाइफ हाई पहले से लगाते रहे हैं। थोड़ी उनमें करेक्शन की उम्मीद थी और वो करेक्शन पिछले कुछ दिनों के अंदर आया था। आज अगर आप सुबह डिप के पास में इस टाइप के अच्छे स्ट्रक्चर पर कुछ फोकस करते तो एक रैली मिलती और उसके बाद आपने अच्छा पॉइंट मिलता। तो नारायण हृदयालय नीचे था, वहां से आज वापस से अपना नया लाइफ हाई 1900 के ऊपर का लगाया है। फोर्स मोटर ने अपना नया लाइफ हाई 13,400 के ऊपर का लगाया है। नए अच्छे ब्रेकआउट्स इन स्टॉक्स में बने हैं। मनापुरम फाइनेंस और आज जो गोल्ड लोन की कंपनियां थी वहां पर फोकस लगातार बना हुआ था, चाहे मनापुरम है, मुथूट है, तो सबने अपने हाइज लगाए हैं, नए हाइज लगाए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि RBI ने जो पॉलिसी डाली है उस पॉलिसी के बाद गोल्ड लोनिंग में 80% तक उम्मीद है कि आप वृद्धि हो सकती है। ये यूँ कहिए कि जो 80% गोल्ड लोन मिल रहा था लगभग वो वापस से अचीव हो जाएगा वो टारगेट, तो एक ठीक है। और वैसे भी 80% आपको इसमें जो है गोल्ड की कीमत का लोन मिल रहा है।
तो काफ़ी इसमें ग्रोथ दिख सकती है। और वैसे भी अगर गोल्ड की प्राइस बढ़ती है तो जो ये गोल्ड कंपनियां होती हैं इनका आर्बिट्राज की जो वैल्यू होती है ये बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ जाती है, क्योंकि गोल्ड की कीमत बढ़ गई। अब जो उन्होंने चेस्ट में गोल्ड रखा हुआ है, समझिए ज़रा कि मैं गोल्ड लोन देता हूँ तो मैंने बहुत लोगों से गोल्ड लिया होगा और उसके एवरेज में पैसा दिया होगा। अगर मान लीजिए आज मैंने आपसे गोल्ड लिया, मान लेते हैं मैंने आपसे 1 लाख का गोल्ड लिया, तो मैंने आपको 80,000 लोन दे दिया। अब मेरे पास तो आपका 1 लाख का गोल्ड है, लेकिन गोल्ड की कीमत अगर बढ़ गई तो मेरे चेस्ट में रखे हुए गोल्ड की कीमत भी बढ़ जाएगी। मैंने आपको जो पैसा दिया है वो नहीं मैं एक्स्ट्रा आपको देने जा रहा हूँ, बट मेरे गोल्ड की कीमत बढ़ जाती है। इससे मेरी लेंडिंग जो है सस्ती हो जाती है, यानी मेरे पास ज़्यादा और रकम आएगी बैंकों से, जो क्योंकि पैसा लेकर के मैं आपको गोल्ड लेकर मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, तो पैसा तो खुद पैदा नहीं कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं जो आप मेरे पास सामान दे रहे हैं उसी सामान के आर्बिट्राज में गिरवी रख के या यूँ कहीं प्लेजिंग के माध्यम से, बहुत तरीके हैं, उनसे मैं अलग अलग जगहों से पैसे ले रहा हूँ, वो आपको दे रहा हूँ। तो अल्टीमेटली जो वहाँ पर मेरी मार्जिन है वो सस्ती हो जाती है और मेरे पास ऑटोमेटिकली पैसे बढ़ जाते हैं आपको देने के लिए। तो इससे गोल्ड लोन मतलब यूँ कहिए कि अगर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो जो गोल्ड लोन से जुड़ी कंपनियां हैं उनका बाय डिफ़ॉल्ट जो चेस्ट वैल्यू है वो बढ़ जाता है, उनको बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन में बेहतरी मिलती है, और वो चीज़ आपने आज देखी है। तो लॉजिक के साथ अगर आप देखेंगे तो आज बहुत अच्छा मौका मिला है एज ए इन्वेस्टर बहुत सारे स्टॉक्स में निचले स्तरों पर बाई करने का, या ये जो ब्रेकआउट्स कर रहे थे वहां पर आपको बाई करने का। तो ये पैनिक की सिचुएशन नहीं है, और जनरली जो वॉर होता है वो 1 से 2 दिन का पैनिक सिचुएशन होती है, मतलब 1 से 2 दिन के अंदर बॉटम बन जाता है, जिसकी मैंने शुरुआत में चर्चा करी। तो मैक्स हॉस्पिटल है आपका जिसने नया लाइफ हाई लगाया, मनापुरम फिनांस, नारायण हृदयालय, मुथूट फिनांस, एस्ट्राजेनिका, जेके सीमेंट, ये वो कंपनियां हैं जो प्रमुख कंपनियां जिनको मैं बोल सकता हूं जो टॉप क्लास कंपनियां हैं, टॉप नॉच कंपनियां, टॉप नॉच मिड कैप कंपनियां जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ये उनमें से कुछ एक कंपनियां हैं जो आपका इस टाइप की मोमेंट दे रही हैं। यद्यपि क्रूड के बढ़ने के नाते आपको जाहिर सी बात है वो कंपनियां नुकसान में गई जो आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां थी। प्लेन जो एक्सीडेंट हुआ, प्लेन जो क्रैश हुआ, उसको लेकर के अब कई सारी जांच एजेंसीज आ रही हैं सामने, अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। एक चीज़ ये है, भारत सरकार ने बोला है कि शायद वो 787 को फिलहाल तो उन्होंने रोक दिया है, तो जितनी भी 787 की फ़्लाइट्स हैं वो नहीं चल रही हैं, चाहे वो एयर इंडिया के पास हैं या फिर वो इंडिगो के पास हैं, तो उन फ्लाइट्स को रोका गया है, यानी ड्रीम लाइनर जो है फ़्लाइट नहीं उड़ रही हैं। तो उससे इन दोनों ही कंपनियों को थोड़ा नुकसान होगा। साथ में कई सारी फ़्लाइट्स जो, चूंकि ये जो मिडिल ईस्ट में लड़ाई शुरू हो गई है, तो इसके नाते करीब 16 फ्लाइट्स जो भारत से, 16 से भी ज़्यादा हैं एक्चुअली, लेकिन उसमें 16 बड़ी फ्लाइट्स एयर इंडिया की जो भारत से न्यूयॉर्क, भारत से लंदन, अलग अलग जगहों पे जाती हैं, उनमें उनकी डेस्टिनेशन को बदला गया है, उनके रूट्स को बदला गया है। और उनमें से कई फ्लाइट जो जैसे भारत न्यूयॉर्क, भारत लंदन, वो 3-3, 4-4 घंटे फ्लाइट होने के बाद वापस आई हैं, क्योंकि जब लड़ाई शुरू हुई तो उसके नाते जो रूट है और जो रडार टेक्नोलॉजी है उसको दिक्कत आ रही थी, तो काफ़ी फ़्लाइट्स जो हैं रिटर्न हुई हैं, न सिर्फ एयर इंडिया की बल्कि इंडिगो की भी रिटर्न हुई हैं, कई और एयरलाइंस की भी रिटर्न हुई हैं, और उन कई ने अपने जगहों को डाइवर्ट किया है। तो इसका एक पूरा इंडस्ट्री जो एविएशन इंडस्ट्री है उसको थोड़ा सा नुकसान तो ज़रूर होगा, और वो आप देख भी रहे हैं। तो जांच के विषय है, जांच का नुकसान हो सकता है। ड्रीम लाइनर्स अगर नहीं चलेंगे तो जो उसके लिए जो जगह है उसको भरने के लिए, क्योंकि एक क्राफ्ट को भरने के लिए दूसरे क्राफ्ट इनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होते हैं। भारत में जो क्राफ्ट्स हैं, चाहे वो इंडिगो है चाहे वो एयर इंडिया है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे ये लोग काम करते हैं। इंडिगो तो मैक्सिमम जितना वो एक्स्ट्रा चला सकते हैं एक क्राफ्ट को उतना चलाने की कोशिश करते हैं। तो जब वो एक क्राफ्ट हटा देते हैं और एक लॉन्गर दूरी पर, चूंकि 787 जो है लॉन्गर दूरियों पर चलती हैं, तो उसको भरने के लिए उनके पास नए क्राफ्ट नहीं है उस तरह से, तो फिर उनका जो कास्ट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उनको जाहिर सी बात है ले ओवर करके ट्रेवल देना पड़ेगा, तो वो एक उनके लिए कॉस्ट इफिशियंसी उनकी घटती है। तो इस समय थोड़ा सा जितनी भी फ्लाइट से जुड़ी कंपनियां हैं भारत की वो थोड़ी तकलीफ में रहेंगी, और ये जो मिडिल ईस्ट की टेंशन है इसके नाते भी फ्लाइट से जुड़ी कंपनियों में आपको एक थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो आज स्टॉक मार्केट में गिरने वाले शेयरों की संख्या है वो तकरीबन 1700 शेयर है, जो कि कल से कम है अगर आप बात करिए तो। वहीं पर 844 कंपनियां हैं जो बढ़ी हैं। तो मार्केट भले ही आपको नीचे दिखी दिन के दौरान, सुबह के दौरान, लेकिन वहां से रिकवर किया, लेवल्स का महत्व देखा है, लेवल्स का सपोर्ट देखा है बाजार ने, और रिकवरी दिखाई है। एज ए इन्वेस्टर आपके पास बहुत मौके रहे हैं आज की मार्केट में। एमसीएक्स जैसी कंपनियां जो भागे जा रही थी, नहीं मौका मिल रहा था, पिछले 2 दिनों में गिरी थी और आज वहां से रिकवरी होना शुरू हुई है। ये क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप कमोडिटी प्राइसेज में देखिए तूफानी तेजी चल रही है अलग अलग जगहों पर, और
काफ़ी ज़्यादा, यूँ कहिए कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। गोल्ड बढ़ रहा है तो गोल्ड जो ट्रेडर हैं वो उसको हेज करेंगे, क्रूड बढ़ रहा है, घट रहा है, ट्रेडर उसको हेज करेंगे। चूँकि दुनिया में अनसर्टेनिटी आ रही है तो टिन, कॉपर, एल्युमिनियम, नेचुरल गैस, कोई बढ़ेगा कोई घटेगा, बट अल्टीमेटली सबको हायर हेजिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो नॉर्मल हेजिंग होती है उससे ज़्यादा हेजिंग करने की पड़ेगी, और ऐसे में जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, जो बेनिफिट है, वो इन सारी कंपनियों को, जो कि बेसिकली एमसीए जैसी कंपनी को मिलता है, और वो मिल रहा है क्योंकि नए लोगों को आना पड़ेगा इसको हेज करने के लिए। तो वो सब चीज़ें अगर आप थोड़ा सा भी इन चीज़ों को जोड़ के चल रहे हैं, लॉजिक को लगा के चल रहे हैं, या अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, तो ये सब बातें मैंने बहुत बार करी हैं डिफरेंट एस्पेक्ट में। तो वो चीज़ें अगर आपको ध्यान है तो उसका आप उपयोग कर पा रहे होंगे बाज़ारों में। बाज़ार में डरने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल इस मार्केट में। अल्टीमेटली आपको शायद बॉटम आपका इस लड़ाई का लग चुका है, या फिर उसकी बिल्कुल आप करीब रहे होंगे आज सुबह। तो कोई बहुत बड़ी पैनिक सिचुएशन नहीं है, और चूंकि वो मिडन वैल्यू है, पिछले 5 महीने से हम 24,500 के इर्द गिर्द में घूम रहे हैं, वापस से उसी ध्रुवी के चार दोनों तरफ हम शायद अब घूमेंगे कुछ और दिन, और फिर देखेंगे कि ऊपर कितनी जल्दी निकलते हैं। लेकिन जो पैनिक में है 20,000 18,000 वाली बात है, वो आप अभी भी मान के चलिए कि वो गलत है, वो सब नहीं होंगे। मैं बहुत दिनों से ये बात कह रहा हूँ, और तब से बहुत सारी मीडिया में अलग अलग जगहों पे लोगों को बात आता रहा है। अभी भी वही है कि वो सब लेवल्स नहीं आएंगे। मार्केट आपकी सॉलिड है, बनी रहेगी। थोड़ा मोड़ा समय भले एक्स्ट्रा लग जाए, जो 2 महीना में होना था वो हो सकता है 4 महीना में हो, बट आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडर अगर आप हैं तो आपको थोड़ा समझ के ट्रेड करना पड़ेगा, बहुत ध्यान देकर करना पड़ेगा, और आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इस पर डिटेल चर्चा करते ही रहेंगे कि किस दिन किस प्रकार की ट्रेडिंग का एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि अलग अलग संरचनाएं बाजार में बन रही हैं अलग अलग दिनों पर। बाजार कोई रिजिड नहीं होती है कि आप इसका एक समय विश्लेषण करेंगे और उसी आधार पर ही आप कोई तय करेंगे। बाजार एक डायनेमिक चीज़ है, हर 5 मिनट में बाजार में चीज़ें बदलती हैं, खबरें बदलती हैं। कल शाम को जब आप सोए हैं, ईरान इराक लड़ाई नहीं हो रही थी, जब सो के उठे हैं तो लड़ाई हो रही है। शाम का आपका व्यू अलग हो सकता है, सुबह आपका व्यू बिल्कुल बदल जाएगा। और अगर आप मार्केट में रिजिड हैं कि आप अपना व्यू बाजार के साथ नहीं बदलते हैं, तो आप सक्सेस नहीं करेंगे। मार्केट में बाजार के हिसाब से रिजिडिटी नहीं दिखानी होती है। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, कल जब क्रैश का खबर आया, हमने इंडिगो शॉर्ट किया, आज सुबह 5% इंडिगो डाउन खुला, अच्छा मौका है, बुक किया, एक अच्छा प्रॉफिट बना। अल्टीमेटली ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। यद्यपि कि मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से इंडिगो पे बुलिश हूँ, बट एज ए शॉर्ट टर्म मेरे को 5% बन जाएंगे, 4% बन जाएंगी, इसकी उम्मीद था। क्योंकि जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ तो जो सिंपल इम्पैक्ट आएगा किसी एक चीज़ के ऊपर कि ये कि दुनिया भर की जो फ्लाइट्स हैं उनकी जांच होने लगेगी, और कहीं ना कहीं वो दिक्कत में आएंगे। तो वो आपको इस तरह का चीज़ें पैदा करनी पड़ेगी। एज ए ट्रेडर आप हो सकते हैं दूसरे व्यू में, एज ए इन्वेस्टर आप दूसरे व्यू के हो सकते हैं। एक ही स्टॉक में दो टोपी पहन के दो अलग अलग व्यू आपके हो सकते हैं। एज ए इन्वेस्टर आपका व्यू अलग हो सकता है इंडिगो में, एज ए ट्रेडर आपका व्यू अलग हो सकता है इंडिगो में, और दोनों ही जगहों पर आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो मार्केट की ये संरचना रहेगी, और मार्केट में रिजिडिटी ना दिखाएं। बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि लोगों के रिजिड है, क्योंकि दिमाग में वो पहले से बना लिया कि मैं बुलिश हूँ या बेरिश हूँ। आप बुलिश या बेरिश नहीं होते। मार्केट जो आपसे कह रही है उसको सुनने की कोशिश कीजिए। बाजार आपसे क्या कह रही है? बाजार आपसे बढ़ने को कह रही है, घटने को कह रही है, कहीं जाने को नहीं कह रही है, उस पर्टिकुलर स्टॉक पर। और मार्केट में बहुत लोगों को लगता है कि अगर निफ्टी घट जाएगी, बैंक निफ्टी घट जाएगी, तो मेरे सारे शेयर घट जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। बाजार में एक समय में 30% से ज्यादा शेयर ऐसे होते हैं, 30% तक शेयर ऐसे होते हैं जो मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से काम नहीं करेंगे। हो सकता है मार्केट आपकी घट रही हो, बट 30% शेयर हो सकता है ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। बाजार बढ़ रही हो, लेकिन हो सकता है 30% स्टॉक ऐसे हो जो घटने लग जाएं। तो जरूरी नहीं है कि बढ़ते हुए समय में ही आप सही सारे शेयर खरीदेंगे और बढ़ेंगे। तो आपको हमेशा ये देखना है कि आपका उस पर्टिकुलर स्टॉक का बिहेवियर कैसा है, वो बुलिश नेचर पे है, वो बेरिश है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं, उसकी खबरें कैसी आ रही हैं, उसका चार्ट कैसा बन रहा हो। उन चीज़ों को अगर आप जोड़ के चलेंगे तो आप ज़्यादा सही डिसीजन लेंगे। मार्केट में सही डिसीजन लेने का पैसा है। सही ढंग से ईगोइस्टिक हो जाए, या आप किसी को कुछ सुनाते बाजार को कुछ कह दीजिए, बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाजार आपकी सुनने नहीं आया है, आपको बाजार की सुनना पड़ेगा। तो अपना रखो ईगो एक तरफ, मार्केट को सुनने की कोशिश करो। जितना साफ आप मार्केट का मैसेज सुन पाएंगे, और वो सुनेंगे आप चार्ट के ही थ्रू, अल्टीमेटली बाकी आप इधर उधर से सुनते हैं तो नहीं सुनाई पड़ेगा, आपको हमेशा नॉइस आएगा। तो नॉइस में आप गलत फैसले लोगे। जितना कम सुनोगे दूसरों को, जितना ज़्यादा अपने पे फोकस करोगे आप, जितना ज़्यादा चार्टिंग करोगे, जितना ज़्यादा सही डिसीजन बनाओगे,
उतना ज़्यादा आपको बाजार से पैसा मिलेगा। मार्केट में सही या गलत होने का पैसा नहीं है, मार्केट में सही टाइम पर सही डिसीजन बनाने का पैसा है और उसी से आप लाभ कमाते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आज सुबह जो हमने वीडियो किया था इसीलिए किया था ताकि आप गलत फैसले लेकर के चीज़ें गड़बड़ ना करें। एज ए इन्वेस्टर बहुत सारे लोग अपना माल बेच देते तो नुकसान हो जाता है, तो वो चीज़ आपको मैंने बताने की कोशिश करी थी। आगे भी जब ज़रूरत होगी तो मैं इस टाइप के वीडियोस लेके आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मॉर्निंग में वीडियो करना थोड़ा टफ होता है, इसीलिए हमने चैनल बनाया है व्हाट्सएप का। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, दिन के दौरान मैं वहाँ अपडेट करता रहता हूँ, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना आसान है। बट अगर कभी ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर दिन के दौरान यानी सुबह प्री मार्केट वीडियोस भी आपके सामने लेके आऊँगा। बहुत सारे चीज़ें मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप लोगों के लिए बेहतर हो सकें, तो आज धीरे-धीरे करके हम आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रखने की कोशिश करेंगे। मैं मिलूँगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।